देश के सामने विमान हादसे से जुड़ी जब ये तस्वीर सामने आई थी तो देखकर हर कोई दंग था। लेकिन एक एक करके जब इस तस्वीर को बारीकी से परखा गया तो इसमें कुछ सच्चाई सामने आ रही थी विमान हादसे से जुड़ी। यहाँ पर उन तस्वीरों में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी जिसको लेकर सवालात उठ रहे थे। अगर इसको मैं और जूम करके दिखाऊं और यहाँ पर इस तस्वीर में ऐसा क्या नज़र आया था जिस पर सवाल उठने शुरू हुए, जहाँ पर आप सभी ने देखा कि 12 जून को विमान हादसे की इस तस्वीर में प्लेन नीचे जाता है, हॉस्टल से टकराता है, अचानक से ये काली चीज़ सामने आती है जिसको लेकर लोग कहते हैं कि हो सकता है कि विमान हादसे में कुछ उसके परखच्चे हो सकते हैं जो उड़े होंगे। कोई कहता है पानी की टंकी होगी, कोई कहता है कि प्लेन का पहिया होगा, कोई कुछ तो कोई कुछ। किसी ने कहा था कि हो सकता है कि एकमात्र यात्री जो रमेश इस विमान हादसे में बचे थे, कहीं ये तो नहीं कि जो प्लेन जब गिरने वाला था इनको पहले ही अंदाज़ा हो गया और ये उस चलते प्लेन से कूद गए थे। क्योंकि रमेश का बचना इतना कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। क्योंकि इस तस्वीर को अगर देखें आज भी, ये तस्वीर देखने के बाद और रमेश को देखने के बाद किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े विमान हादसे में, क्योंकि हादसा एक अलग बात थी, विमान टकराया वो अलग बात थी, विमान दुर्घटना क्षतिग्रस्त हुआ, परखच्चे उड़ गए वो अलग बात थी, लेकिन जो उसके बाद ये विस्फोट देखने को मिला था कुछ ही सेकंड के अंदर, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा कर रहा था कि इतनी बड़ी आग की लपटों के बीच रमेश का इस तरीके से चलकर सामने आना बहुत हैरान करने वाला था। बहुत से लोग पुरानी घटनाओं को जो 27 साल पहले कभी 1998 में हुई थी उन घटनाओं को लाकर सामने ये कह रहे हैं कि 11A सीट वाले शख्स पहले भी बच चुके हैं और उसमें भी बाकी यात्रियों की जान गई थी, लेकिन एकमात्र तब एक यात्री बचा था। रमेश का भी ठीक उसी तरीके से बचना कई सवालों को कटघरे में रख रहा था। रमेश जब इन आग की लपटों से बाहर आए थे तो उस वक्त उनके हाथ में मोबाइल फोन देखा गया था। इसको मैं और जूम करके दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं पीछे कैसे यहां पर आग लगी पड़ी है। आग की लपटें इतनी दूर तक फैल रही हैं कि इस पर काबू पाने में बहुत वक्त लग गया था। लेकिन दूसरी तरफ रमेश यहां पर आप देखिए तो मोबाइल फोन हाथ में था, चलते हुए बाहर आते हैं और पीछे जाने की वापस कोशिश करते हैं। जो इनको एक सरदार जी लेकर गए, वो बताया जा रहा है उनका नाम संधू था। संधू जी ने अपनी बात रखी थी और उन्होंने बताया था कि जब हमने पहली नज़र में देखा इस शख्स को, रमेश को, तो हमें ऐसा लगा कि कोई ऐसा ही है जो हॉस्टल में था और वो वापस आ रहा है। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये विमान में सवार वह यात्री है जो एकमात्र बचा है। क्योंकि अगर हम देखें बहुत सी मीडिया में खबरें भी ये चल चुकी थी कि रमेश का कोई अता पता नहीं था। रमेश छोड़िए, किसी भी यात्री का कोई अता पता नहीं था, किसी को भी नहीं ये यकीन था कि रमेश बचे हैं। वो तो 1-2 घंटे बाद ये तस्वीर वायरल होना शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद वह तस्वीरें भी सामने आई जो देश देखने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं था। और आज भी वह तस्वीर अगर कोई देखता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। यहाँ तक कि कई 100 डॉक्टरों की टीम उन शवों की कहीं ना कहीं शिनाख्त करते हुए, उनके डीएनए मैच कराते हुए उनके परिवार के साथ उनको सौंप रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शरीर का क्या हश्र हुआ होगा, क्या हालत हुई होगी। लेकिन इस बीच रमेश का बचना चमत्कार से कम नहीं। रमेश को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। एक महिला ने इनको लेकर कुछ बातें रख दी, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। ये एक महिला है जिन्होंने रमेश को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं, पागल खाने भिजवाने तक की बात रखी है, लेकिन अपना ट्वीट वापस डिलीट भी कर दिया। उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले रमेश ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करी थी, फिर उसके बाद अपनी बात रखी थी, उनका यहां पर आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो लोग यहां पर नार्को टेस्ट की बात रख रहे हैं, मैं अपने दर्शकों की यहां पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि लगातार इस पर रिपोर्ट दे रहा हूं। जो मेरे द्वारा ही बनाई गई रिपोर्ट थी, कुछ ही घंटों पहले अपलोड की गई थी। इसमें अगर आप देखें तो लोगों की क्या राय प्रतिक्रिया थी। लोग लिखते हैं कि रमेश जिस तरह से बाहर आराम से आ रहे थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा था कि वो प्लेन में ही था, चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं थी। रमेश से पूछताछ और नार्को टेस्ट होना चाहिए, रमेश की जांच होनी चाहिए। 265 लोग नहीं जान बचा पाए, प्लेन क्रैश होने वाला है, मतलब नहीं जान पाए कि प्लेन क्रैश होने वाला है। बहुत ही संदिग्ध बात है कि इनको कैसे पता चला। वो हाथ में फ़ोन लेकर गिरा, उसे कोई डर ही नहीं लगा और हाथ में फोन लेकर ही निकल रहा था फिल्म की तरह। भाई की सीट इनके बगल में क्यों नहीं थी, दूर क्यों थी? ये सवाल यहां पर दर्शक उठा रहे हैं। रमेश विश्वास की नार्को टेस्ट होना चाहिए, दुर्घटना का कारण रमेश विश्वास है, ये बात लोग रख रहे हैं। तो लोगों की बातों का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 12 जून को यह घटना हुई थी। 20 जून को यह रिपोर्ट आप सबके सामने रख रहा हूं। करीब 7-8 दिन बीतने के बाद भी क्या हाथ लगा, क्या इसमें एक्सपर्ट्स की राय कोई अलग कह रहा है। कोई कह रहा है आरएटी को लेकर चर्चा कर रहा है, कोई फ्लैप्स को लेकर चर्चा कर रहा है, कोई कह रहा है कि पायलट को लेकर भूमिका पर सवाल उठा रहा है, कोई कहीं ना कहीं अलग अलग तरीकों से, तौर तरीकों से बस सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन रमेश जो एकमात्र बचे, उनको लेकर लोगों की राय है कि इनका बचना
चमत्कार भी हो सकता है या एक बड़े सवालों को भी यहाँ पर जन्म दे रहा है। इस बीच जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि भाई एक हफ्ते से अधिक वक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी रमेश का ये बयान ऐसे वक्त में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका उन लोगों के लिए निभाता है जो लोग इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। एयर इंडिया 171 विमान हादसे 242 लोगों में से सिर्फ एक शख्स की जान बची। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वास कुमार रमेश से मुलाकात की थी, तब रमेश हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन अब तो डिस्चार्ज हो गए हैं। अगर हम बात करें, इस दौरान रमेश ने प्लेन हादसे के उस भयावह पल की कहानी साझा की थी जब उनकी जिंदगी महज कुछ इंचों के फासले पर कहीं ना कहीं जान जाते जाते बची। रमेश ने पीएम मोदी को बताया कि वो फ्लाइट में सीट 11 पर बैठे थे। ये सीट इकोनॉमी क्लास की पहली पंक्ति में बिजनेस क्लास के ठीक पीछे थी। इस सीट की बाईं और इमरजेंसी एग्जिट गेट भी पास था। जब विमान जमीन से टकराया तो वही हिस्सा हॉस्टल की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर गिरा। अब ग्राउंड फ्लोर पर गिरा तो देखिए, फ्लोर भी काफी सख्त होता है और इतनी ऊंचाई से गिरने पर हड्डियां टूट जाए ऐसी बात लोग लिख रहे हैं और खरोच आई है इनको, सिर्फ उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उस पर भी मैं जानकारी देता हूं। रमेश ने पीएम मोदी को बताया कि जिस तरफ मैं बैठा था वो हिस्सा सीधा बिल्डिंग के नीचे गिरा। टक्कर के बाद जब दरवाजा टूटा तो मुझे एक खुली जगह दिखी, बिना सोचे मैं उसी से कूद गया। रमेश बेहद भावुक थे जब उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि कैसे उनके ठीक सामने वाली सीट पर बैठे सभी लोग आग और मलबे में फंस गए। वहां से कोई भी जिंदा नहीं निकल सका। मैं बस एक सकरे रास्ते से बाहर निकल गया, मुझे नहीं पता कैसे। उन्होंने कहा कि शायद भगवान ने बचा लिया। पीएम मोदी ने रमेश की बात बहुत ध्यान से सुनी और उनके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी थी। तो ये बात साफ तौर पर रखी और पीएम ने यह भी कहा कि आपका जीवन अब कई औरों के लिए प्रेरणा, उम्मीद और प्रेरणा बन सकता है। तो इस पर इतने सवाल देखिए नहीं उठाए जा सकते फिलहाल, लेकिन उन्होंने घटनास्थल की तस्वीरें भी रमेश की कहानी को सच साबित करती। विमान का मध्य और पिछला हिस्सा आग में जलकर मलबा बन चुका था, जबकि आगे का हिस्सा आंशिक रूप से टूटा था। इससे एक संकरी सी राह बची थी, वही रास्ता जिसे रमेश ने अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद मानकर चुना। रमेश ने यह भी बताया कि हादसे के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस दौड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके मन में कोई सोच नहीं थी, बस एक ख्याल था, बचना है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने अन्य पीड़ितों से भी मुलाकात करी थी। अब जैसा कि मैंने यहां पर बताया कि भाई एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ था वहां की मिट्टी जो है जहां पर ये गिरे थे वो थोड़ी ढीली थी। अब यहां पर देखिए, शीर्ष सूत्रों ने विश्वास कुमार रमेश के चमत्कारी रूप से जिंदा बचने की पीछे की वजह बताई। विमान दो बिल्डिंग के बीच उस सकरी जगह पर गिरा था जहां मिट्टी काफी ढीली थी। पहली नजर में यह माना जा रहा है कि अगर विमान तुरंत ही ब्लास्ट हो गया होता तो रमेश सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में अब उनके बचने का क्रेडिट काफी हद तक उस जगह को दिया जा रहा है जहां उनका विमान गिरा था। उस मिट्टी की वजह से गिरने पर पड़ने वाले प्रभाव का बल काफी कम हो गया और उसकी जान बच गई, सिर्फ कुछ खरोच आई, ये बात यहां पर रखी जा रही है। तो इस तरीके से इस मामले पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अब इस महिला ने रमेश को लेकर क्या बातें रखी, ये जानने से पहले यहां पर हमने अपने सहयोगी अमन और नाजमिन मैम से चर्चा करी। यहां पर जिस तरीके से इस मामले पर उनसे ये जानने की कोशिश करी कि नार्को टेस्ट की मांग जो सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं, नार्को टेस्ट को लेकर बातें रख रहे हैं, उसमें उनका क्या मानना है। क्योंकि नार्को टेस्ट भी इतनी आसानी से नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा। अब जब प्रधानमंत्री जी ने खुद रमेश से बातचीत करी, 10 मिनट तक मुलाकात करी, तो इसके बाद भी क्या नार्को टेस्ट का सवाल उठना चाहिए? तो देखिए क्या जवाब आता है। विमान हादसे को करीब एक हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ। एकमात्र जिंदा बचे रमेश को लेकर भी सोशल मीडिया पर जो लोगों की राय प्रतिक्रिया आ रही है उसको कैसे देखते हैं? देखिए दीपक, जाहिर बात है क्योंकि 12 जून का ये मामला है और लगभग सप्ताह भर होने को आ गया है। हर कोई ये बात कह रहा है कि भाई चलिए, बहुत सारी हमने इसको लेकर तमाम पहलुओं पर बात की है, चाहे आर्यन की बात करें और तमाम जो उस समय प्रत्यक्षदर्शी थे उनकी बात करें, सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जो रमेश विश्वास इस पूरे हादसे में बचे हैं, आखिर उनको लेकर क्या कोई अपडेट है, क्या कोई जांच हुई है, क्या कोई इस तरह की छानबीन की गई? क्योंकि रमेश को लेकर लगातार ये बातें कही जा रही है कि भाई इस तरह के खतरनाक और भयानक हादसे में से बचना कोई चमत्कार से कम नहीं, और जब वो बाहर आते हैं तब भी बड़े आराम से फ़ोन पे बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई एक डरा हुआ, सहमा हुआ सा आदमी इस तरह से कॉन्फिडेंट कैसे नज़र आ सकता है, फ़ोन पे तुरंत बात कैसे कर सकता है, और क्या जब वो गिरे थे तो किस जगह पर गिरे थे, क्या वो जो है कोई छत थी, क्या वो पक्की ज़मीन थी, मतलब तमाम तरह की बातें इसको लेकर हो रही। क्योंकि जिस तरह से वो बचे हैं पूरे के पूरे इस हादसे में, आप देखें लगभग 270 या उससे भी अधिक लोगों की जान इसमें गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक रमेश विश्वास को लेकर कोई भी आप देखेंगे कि हलचल नहीं दिखाई पड़ रही है। चाहे छानबीन की बात करें या उनके नार्को टेस्ट की बात करें, जबकि हम देखते हैं हमारे तमाम दर्शक जिस तरह ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अगर कोई भी शक की गुंजाइश कहीं भी बनती है, किसी भी तरह से नज़र आती है, तो उसको लेकर एक कह सकते हैं छानबीन होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। कई दर्शक तो यहाँ तक कहते हैं कि नार्को के ज़रिए बहुत सारे जो छुपी हुई बातें हैं वो निकल कर सामने आएंगी। क्योंकि आप देखेंगे
दीपक कि क्या हम ये मानकर चलें कि रमेश बिश्वास जो बात कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने भी अपना भाई इस पूरे हादसे में खोया है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोग यही कह रहे हैं कि क्या हम रमेश की जो थ्योरी है उसके ऊपर विश्वास करेंगे, क्या जो वो बात कह रहे हैं उसके ऊपर यकीन किया जाना चाहिए? क्योंकि आप जब आर्यन से बुलाकर पूछताछ कर सकते हो तो आखिर रमेश से भी पूछताछ की जानी चाहिए, ताकि इस मामले को लेकर तमाम जो भी कह सकते हैं कि लोगों के बीच में जिज्ञासा है वो शांत होती हुई दिखाई पड़े। देखिए, इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो ये नज़र आता है कि कई लोगों की जो फ़्लाइट थी वो डिले होने की वजह से वो वहाँ पहुँच नहीं पाए थे, तो ऐसे में उनकी भी जान बची थी। लेकिन चौंकाने वाली बात सिर्फ यही नज़र आती है कि फ़्लाइट में 242 लोग शामिल थे, लेकिन इस फ़्लाइट में सबकी जान चली जाती है, सिर्फ रमेश जिंदा बच जाते हैं। इसके अलावा जिस मेडिकल हॉस्टल पर ये प्लेन क्रैश होता है, उस जो हॉस्टल में है उसमें भी कई लोगों की जान जाती है। कुल मिलाकर जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि 270 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई होगी। लेकिन बात ये है कि रमेश पहले ये कहते हैं, जब प्रधानमंत्री भी मिलते हैं, गृह मंत्री भी मुलाकात करते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी मुलाकात करते हैं, कई मीडिया कर्मी भी उनसे पूछताछ करते हैं, तो सिर्फ उनका एक ही जवाब होता है कि उन्हें खुद इस बात की जानकारी नहीं कि वो ज़िंदा कैसे बच गए। यानी कि इस हादसे में उनके भाई ने भी जान गंवा दी, लेकिन रमेश जिंदा बच जाते हैं। और आप देखिए कि कुछ ही खरोंच उनको चेहरे पर आई होती है, हाथों में आई होती है, लेकिन वो खड़े होकर फ़ोन चलाते हुए, चलते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा लगता है कि क्या इस हादसे के दौरान रमेश जो थे, क्या वजह हो सकती है कि बच गए। ये भी कहा गया कि जो प्लेन का हिस्सा था, जिस साइड पर रमेश थे वो निचली साइड पर था, जिस वजह से उन्हें ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। लेकिन सवाल यही है कि इस पूरे मामले को लेकर तो जांच होनी चाहिए, और जो रमेश कह रहे हैं क्या इस बात में सच्चाई है, और क्या यहाँ पर और लापरवाही भी नज़र आती है। पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करी और साफ तौर पर ये बताया कि ये मामला बहुत गंभीर है। लोगों की भावनाएं इस मामलों से जुड़ी है। 1 हफ्ते से अधिक वक्त हो चुका है। जिन्होंने अपनों को खोया वो इस मामले में बहुत ही कड़ी से कड़ी जांच की मांग कर रहे हैं। अगर कोई दोषी है, किसी एक की भी गलती की वजह से इतने लोगों ने जान गंवाई है, तो उस शख्स को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम इसे तकनीकी कारण देकर टाल नहीं सकते। इसमें जांच की बहुत आवश्यकता है और पूरा देश जानना चाहता है कि क्या गड़बड़ी थी। अब जैसा कि यहाँ पर बताया गया, 17 साल के उस लड़के ने वीडियो शूट करा था, वो बहुत बड़ा सबूत के तौर पर है। अब लेकिन रमेश को लेकर एक महिला ने क्या कहा, वो महिला कौन है, जरा यहाँ पर जानते हैं इस पूरे मामले पर क्या राय प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है। फिलहाल आप यहाँ पर देखें, रमेश को लेकर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जिंदा बचे विश्वास को बताया झूठा, बवाल मचने पर डिलीट किया पोस्ट। पूरी खबर यहां पर यह है कि 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान क्रैश हुआ, जिसमें 260 से अधिक लोगों की जान गई। अब इसी मामले पर लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से बात रख रहे थे। खासकर रमेश बहुत वायरल हुए, क्योंकि वो एकमात्र शख्स थे जो बचे। सुचित्रा ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और विश्वास को झूठा बता दिया। एक्ट्रेस ने कहा कि विश्वास ने झूठ बोला कि वे अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान में थे। उनके इस ट्वीट के वायरल होने के बाद बवाल मच गया। कई लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद अब एक्ट्रेस ने माफी मांगी और अपना पोस्ट भी डिलीट किया। उनका पोस्ट यहाँ पर अगर जिस तरीके से देखें, कहीं ना कहीं पोस्ट वायरल हो गया था देखते ही देखते। दरअसल सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, तो इस विश्वास कुमार रमेश ने विमान में यात्री होने और एकमात्र जीवित बचने के बारे में झूठ बोला। ये वाकई अजीब है। क्या यूके में उसके परिवार ने उसकी कहानी की पुष्टि नहीं की? उसके भाई के अंतिम संस्कार का क्या, जिसमें उसे कंधा देते हुए देखा गया? अगर ये सच है तो विश्वास गंभीर सजा का हकदार, या फिर उसे पागल खाने भेज देना चाहिए। जैसे ही उनका ट्वीट वायरल हुआ तो यूजर ने उन्हें लताड़ लगाना शुरू कर दिया। एक शख्स ने लिखा कि अहमदाबाद के अस्पताल ने विश्वास के एयर इंडिया विमान में होने की पुष्टि की है। वहीं कुछ ने लिखा कि अगर उन्हें इसके बारे में नहीं पता तो पहले फैक्ट चेक करना चाहिए था। ये बवाल मचने के बाद अब सुचित्रा ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया और माफी भी मांगी है। अब मैं देखिए आपको बता दूं कि रमेश उसी विमान में सवार थे। ये उनका टिकट आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर सीट 11A भी आप देख रहे हैं। 12 जून का ये कहीं ना कहीं टिकट आप देख रहे हैं। तो ये बोर्डिंग पास भी बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें रमेश की चर्चा काफ़ी अच्छे स्तर पर हुई थी। तो पूरा घटनाक्रम आप सभी के सामने क्लियर कर दिया।
नार्को टेस्ट की मांग अपने स्तर पर सही है, क्योंकि बहुत लोगों की भावनाएं इस मामले पर जुड़ी हैं और वो सिर्फ रमेश के मामले पर ही नार्को टेस्ट की बात नहीं रख रहे हैं, वो हर उस पहलू पर बात रख रहे हैं जहां पर जांच बहुत गंभीरता से होनी चाहिए। क्योंकि 1 हफ्ते से अधिक वक्त हो चुका है, 260 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में, कितने करोड़ों का नुकसान हुआ उसकी तो चर्चा अभी मैं कर ही नहीं रहा, क्योंकि जिस हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया वहाँ की आपने तस्वीरें देखी, जो प्लेन टकराया, जिस प्लेन के परखच्चे उड़ गए उसकी भी कीमत थी भाई, तो वो भी चर्चा का विषय बनी है। लेकिन सबसे ज़रूरी है लोगों ने जो अपनों को खोया है उनको न्याय मिलना। अगर इस मामले में इसे एक हादसा कहकर टाला जा रहा है तो ये सवाल उठाता है और साथ ही साथ जांच की भी यहाँ पर प्रक्रिया पर लोग तमाम चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं कितने दिनों में सरकार का इस मामले पर जवाब आता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।